तो हम लोग आज लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना। लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? अ, वो हमने देखा था ना, करंट का फॉर्मूला देखा था, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, है ना। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली थी। एक तो हमने देखा था कि वी डी इक्वल्स टू माइनस ई। देखो तो एक्सप्रेशन क्या था, माइनस ई टाउ बाय एम था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन था करंट के लिए, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे लास्ट क्लास में। और अब ये जो दो डेरिवेशन हम ये जो दो एक्सप्रेशन है ना, ये काफी काम के एक्सप्रेशन है, क्योंकि इससे हम आगे करने जा रहे हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, जो होगा ओम्स लॉ का। एग्जाम में आता है ये, ठीक है। और इस पे पता है भर भर के सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल हम लोग इसके आज करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ओम्स लॉ। या ओम्स लॉ से बेटर क्या होगा, हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो मैं क्या ले सकता हूँ, बी डी इक्वल्स टू माइनस ई टाउ बाय एम। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो वीडी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ऑल्सो वीडी इक्वल्स टू आई बाय एन ई ए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, यहां पर वीडी पुट कर दो, ये हो जाएगा एन ई ए इक्वल्स टू माइनस। अच्छा देखो, करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की यहाँ भी माइनस साइन आएगा ना एक, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर वीडी पुट करूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ई टाउ बाय एम वी बाय एल, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। ये जो पार्ट है ना, इसको हम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, को रो कहते हैं, ठीक है। कैसे एलिमिनेट किया, सिंपल है। वीडी के बदले यहां से देखो क्या लिखा है, आई बाय एन ये लिखा ना, वीडी के बदले मैंने, देखो यहाँ पर है कि नहीं, आई बाय एन ये लिखा। और यहाँ पे हो जाएगा ई टॉ बाय एम इंटू वी बाय एल। तो ये क्या हो जाएगा, एम बाय एन स्क्वायर टॉ आ गया, आया कि नहीं आया समझ।
सर बट आई इज इक्वल्स टू माइनस एनी ए बी डी तो थोड़ी लिखा माइनस तो ये माइनस यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ भी तो माइनस साइन है ना। और माइनस साइन को देख के ना घबराना नहीं है। माइनस साइन का सिर्फ इतना मतलब है यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। यहाँ माइनस साइन का मतलब क्या हो गया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट है, ठीक है। और माइनस साइन का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर लगता भी है तो हमने अगर लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे ना माइनस साइन। लास्ट क्लास में क्या करना, वो जो नोट्स है ना लास्ट क्लास में उसमें माइनस साइन लगा देना लास्ट में, ठीक है। और माइनस साइन लगा करके यहाँ पे फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। आई कि नहीं, ये बात समझ बोलो हाँ या ना। सर वो सेकंड वाले में माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या वापस बता दो। माइनस साइन अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ भी तो लग रहा है। सेकंड आई इज इक्वल्स टू एनी वाले में, आई इज इक्वल्स टू बीना वाले। हाँ, आई बाय एन ही है कि नहीं, देखो यहाँ पे यहाँ माइनस सर साइन उसमें, अगर है तो वीडी क्या सर हो जाएगा। उस इक्वेशन में माइनस का सिग्निफिकेंस है सेकंड वाले में। नहीं माइनस तो देखो पता है, मैंने यहाँ पे लगा दी तो यहाँ पे कट जाएगा वो। अदरवाइज तुम सर चाहो ना इसमें अगर नहीं, तो सर इसमें नहीं, सर आपने जो इसको, लास्ट क्लास में लिखवाई थी ना इक्वेशन आई इज इक्वल्स टू बीना। हाँ कल जो जो मैंने परसों लिखाया था, हाँ सर, हाँ बोला तो वहां पे उसमें माइनस साइन लगा दो एक। सर उसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा हूँ। सिग्निफिकेंस बस उसका इतना ही है माइनस साइन का कि जिधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की उसके अपोजिट होती है करंट, ओके सर। है ना, बस इतना ही है। और ऐसा, और बाकी तो माइनस साइन अगर नहीं लगाना तो कोई कंफ्यूजन हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं माइनस साइन की थी, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, नहीं भी लगाओगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन इज जस्ट फॉर डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा v बाई आई इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट v बाई आई इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज m बाई एन स्क्वायर टर्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, ये फॉर्मूला ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पहली बार ये फॉर्मूले को देख रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले को हमने पहले भी देखा था क्लास 10th में, याद है, वी बाई इक्वल्स टू आर, याद है कि नहीं याद है। यस है सर। ना। तो अब देखो हमने जब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस देखा था, तो याद करो रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए, जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में। अभी हम 12th में आ गए हैं तो हमने इसको क्या थोड़ा सा और एडवांस करके पढ़ा। कैसे एडवांस करके पढ़ा, हमने ये सीखा कि भाई जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। याद है चार्ज डेंसिटी था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा बोल लिखेंगे आगे, इसको नोट कर जाओ पहले फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको सबको नोट कर जाओ। है ना। हो गया। नहीं एग्जाम सर, में अगर आता है डिराइव ओम्स लॉ, तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है ना, ठीक है, पहले ये करना, ठीक है, फिर ये करना, ठीक है, उसके बाद ये पूरा करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। ओके, लिखेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन अगर देखो, अगर रचित क्वेश्चन 3 मार्क का अगर आता है ना तो करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का आएगा ना तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा उम्मीद यही है कि हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना वो 3 या 2 मार्क का ही आता है, ठीक है। ओम्स लॉ अगर डिराइव करने का आएगा भी तो बस जितना मैंने आज किया है ना उतना ही कर देना, फॉर्मूला डायरेक्टली रख देना वहां, ठीक है। उम्मीद कम है कि क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा, ठीक है। 3 मार्क का आएगा ना
तो फिर उस पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे रो इक्वल्स टू क्या, रो देखो एम बाय एन स्क्वायर, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। लिखना रो इज हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये प्योर मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अब जैसे मान लो एग्जाम में पता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक कॉपर वायर है, ठीक है, हमने क्या किया उसकी लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। लेंथ को अगर हमने डबल कर दिया तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी का क्या होगा। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रो क्या होती है, हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। एंड रो डिपेंड्स ऑन, जो रेजिस्टिविटी होती है डिपेंड्स ऑन, पहला देखो मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई 19-20 हो ही नहीं सकता है। अगर एक मटेरियल फिक्स है ना तो उसमें मटेरियल छोड़ो ना, कोई भी चीज हो, ठीक है, दुनिया के हर मटेरियल में चाहे कॉपर हो चाहे आयरन हो, ठीक है, सब में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेगा। तो ये तो हर हर चीज के लिए फिक्स है। तो बचा क्या, एन और टाउ, तो इट डिपेंड्स ऑन पहला एन, दैट इज मटेरियल, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, एन अलग अलग होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होंगे, कॉपर की बात करेंगे तो वहां पे थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। आयरन की बात करेंगे तो और कम हो जाएंगे। तो पहली बात क्या, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, ठीक है। क्यों, बिकॉज एन डिपेंड्स ऑन मटेरियल। दूसरा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, देखो अब ये टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब मैंने बताया था, एटम है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन आएगा टकराएगा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो जो जो समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, क्लियर। तो अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि याद रखना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो समय होता है ना वो डिसाइड किससे होती है, थर्मल वेलोसिटी से, ठीक है। और थर्मल वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू V/2 kT। तो ये बी डिपेंड करेगा टी के ऊपर ना, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो रो दो चीज पे डिपेंड करता है, एग्जाम में आता लिखने के लिए तो लिख के आ जाओगे, ठीक है। बिकॉज टाउ इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। इसमें भी बताओ, एक क्वेश्चन मैंने बहुत कॉमनली देखा हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में कि अगर हमने मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाया तो बताओ रेजिस्टिविटी का क्या होगा। तो अगर हम मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसपे क्या होता है, जो टाउ जो होता है ना, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि उससे टाउ क्या होगा, जो टाउ होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा। और हमसे एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अगर मान लो सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर्स पे क्या होता है कि ये जो टाउ, ऑब्वियस सी बात है सेमीकंडक्टर से भी टाउ बढ़ता है, टाउ कम होगा सेमीकंडक्टर से भी। लेकिन पता क्या होता है, जब आगे जाकर के सीखोगे ना तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एन क्या होता है, बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। उतना जितना टाउ बढ़ता है ना, जितना टाउ घटता है उससे कहीं ज्यादा गुना क्या होता है,
जो n होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या होती है वो कम हो जाती है। क्लियर? मैं लिख देता हूँ अच्छे से तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक-एक पॉइंट को समझा-समझा करके। देखो, पहला क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में? हाउ डज़ टेम्परेचर चेंज affect rho in metals? तो विथ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आंसर? With increase in temperature, relaxation time decreases. टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी, थर्मल स्पीड, तो उससे क्या होगा? जल्दी जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में अगर देखा जाए ना तो 10 रेज़ टू 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में, इस ऑर्डर में होता है। मतलब एवरेज इतना होगा, इस मतलब कि इस क्या कहते हैं अ, इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है? अभी किसी में हो सकता है ये 5 पॉइंट समथिंग हो, किसी में हो सकता है ये 4 पॉइंट समथिंग हो, किसी में हो सकता है ये 6 पॉइंट समथिंग हो, ठीक है? लेकिन ऑर्डर ये हो। अगर मैं इसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू देखूँ अगर एनसीईआरटी में दी गई हो तो अ, जैसे एनसीईआरटी में देखोगे ना तो कॉपर के लिए ये नंबर दिया गया 8.5 दिया गया, ठीक है? सिल्वर के लिए थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, तो आयरन के लिए इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है? 8.5 लेकिन नंबर ये जो है ना, ये 10:28 ही रहता है। अब क्या होता है मान लो टेम्परेचर बढ़ भी गया, अब तुम बोलोगे सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए ना, ठीक है? मेटल्स में निकलते भी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पता है क्या होता है मेटल्स में ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि थोड़े इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल भी जाएँगे ना, तो उससे n में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। n में जब परसेंटेज चेंज होगा ना, ठीक है? वो ना के बराबर होता है, ठीक है? तो n में कोई ख़ासा चेंज नहीं होता है, लेकिन टाउ में बहुत बड़ा होता है चेंज परसेंटेज का। इसलिए क्या होता है, टाउ में बहुत बड़ा चेंज होता है डिक्रीमेंट का, ठीक है? इसलिए क्या होता है रेजिस्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है? तो देयर इज़ hardly any change in n, n मतलब number of electrons in unit volume due to temperature। आई सबको बात समझ में? पहले ही Yes, इतने sir. सारे इलेक्ट्रॉन है ना कि फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है? इसको नोट कर लो।
आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा हाउ डज, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर affect rho, that is resistivity in semiconductors. तो ऐसा लिखेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रो ऑफ semiconductor in decreases as n, that is a number of electrons in a unit volume, as n increases. ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, मीन कार्बन हटा दो, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके पास क्या कोई बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे मेटल्स में तो क्या बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें ज्यादा नहीं होते। तो क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से जब बाहर निकलेंगे ना, ठीक है, तो मान लो पहले थे 100 इलेक्ट्रॉन, निकल गए मान लो 10 और, तो कितना चेंज हो जाएगा परसेंटेज, 10%। अगर मान लो मेटल्स में थे 1 लाख और अगर 10 निकल भी जाते हैं तो कितना चेंज होगा परसेंटेज में, 0 निकाल के देखोगे तो 0.00001, बहुत परसेंटेज, बहुत छोटा चेंज होगा। तो कोई ज्यादा उसका कोई रेजिस्टिविटी में फर्क, वो उस पे उसका ज्यादा एन पे फर्क नहीं आएगा, एज एन इंक्रीजेस, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद देयर इज हार्डली एनी चेंज इन टाउ, ठीक है। अगर हम एन से कंपेयर करें ना, तो टाउ में उतना चेंज नहीं आता जितना एन में चेंज आता है, इसलिए क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो चेंज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसके ग्राफ एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ग्राफ भी हम लोग देखेंगे आगे जाकर के, इसको पहले नोट कर दो। सब कोई नोट कर रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना इसका। चलो आगे बढ़ते हम लोग अब। सिंपल सिंपल बात आ सकती है, यूनिट ऑफ रो क्या होता है, तो हमने देखा था कि आर क्या हो जाएगा, जो हमने देखा था वी बाई आई इक्वल टू आर हो जाता है ना, तो रो एल बाय ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर क्या हो गया, रो एल बाय ए हो गया। तो यूनिट ऑफ आर इज ओम, और ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद इसका एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है,
रेसिप्रोकल इज कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का और रेसिप्रोकल हो जाता है रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। जैसा होगा और यहाँ से देख सकते हो एक चीज, अगर देखो अब तो वैसे एग्जाम में ये पूछा कम जाता है, लेकिन पूछ लिया अगर कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करेगा रो के ऊपर, ठीक है। तो रो पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर, उसके बाद मटेरियल, ठीक है क्योंकि रो डिपेंड करता था, तीसरा लेंथ और चौथा एरिया, ठीक है। और अगर एग्जाम में देखो ऐसे उम्मीद कम है ये सब क्वेश्चन क्लास 10th में आते हैं, मैंने कभी देखा नहीं ऐसा क्वेश्चन रेजिस्टेंस पूछते हुए। अगर आ जाए तो ऐसे लिख के आओगे, रेजिस्टेंस increases with temperature for conductors, good conductors have got less resistance, resistance increases with length, resistance decreases with area, ठीक है ऐसे लिख करके बेसिक बेसिक बातें नोट कर लो। तो फटाफट नोट कर जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये जो रेजिस्टिविटी होती है हमको समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो देखो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका R इक्वल टू रो एल बाय। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को वन कर देंगे, एरिया को वन कर देंगे, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। या इसको और सिंपल में ऐसा भी बोल सकते हैं, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो डिफाइन करो रेजिस्टिविटी। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ऐसे करके, जिसका साइड 1 मीटर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके मान लो हमने यहाँ से कोई करंट पास करवाया ऐसे करके, तो जो ये क्यूब जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे ना, बिकॉज यहाँ लेंथ को 1 पुट किया और ए को भी हमने क्या पुट किया, 1। तो ऐसा बोलेंगे रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस offered by Q when current enters
one phase and exits from other. ना यहाँ से एक फेज से निकलेगा दूसरे फेज से बाहर निकल जाएगा करंट। तो जो इसका जो जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। याद रखना कि रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ठीक है, वो हमेशा किसी के लिए फिक्स रहती है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पे और आएगा, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ करंट। एक्चुअली एरिया में आ जाए, उस लेंथ एरिया में आ गया, ठीक है, लेंथ एरिया में वो चीज। तो रेजिस्टेंस का इस बात पे डिपेंड करता है, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए ना, लेंथ एरिया पे जो डिपेंड करता ही है। इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि करंट कहाँ से एंटर कर रही है और करंट कहाँ से एग्जिट कर रही है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं अगर बोलूँ ना, मान लो ऐसे करके ये क्यूब है या एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है अगर, तो बोला कि ना इसका ये ए है, ये वाला पार्ट इसका बी है, और ये हाइट इसकी एच या सी है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे करंट को पास करवाने के तीन तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तरीका ऐसे हो गया, ठीक है, एक तरीका ऐसा हो गया, और एक तरीका ऐसा हो, ठीक है। ये तीन तरीके से करंट यहाँ पे एंटर एग्जिट कर सकती है। अब बोला गया है कि जो पाथ वन है ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है, ठीक है। इसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है। तो बताओ वन केस, और केस वन में रेजिस्टेंस क्या है, केस टू में रेजिस्टेंस क्या है, और केस थ्री में रेजिस्टेंस क्या है। खुद से कर सकते हो तो जरा करके बताओ मेरे को, सब कोई करो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन केस वन, केस टू, केस थ्री? बोलो, सबको बोलो आंसर। और एरिया, एरिया रेजिस्टेंस के लिए एरिया भी देखोगे ना। देखो मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी बाकी खुद का करोगे आ जाएगा। ये वन देखो, वन का अगर हम बात करें ना, तो वन का ये बी है तो ये भी बी होगा ना। तो वन के लिए एरिया क्या हो गया, ए इंटू बी हो जाएगा एरिया। और ये गहराई की लेंथ कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो फॉर वन आर क्या हो जाएगा, रो एल। व्हाट इज एल हियर, एल इज सी बाय एरिया। एरिया क्या है यहाँ पे, ए बी है। आया कि नहीं आया, सबको समझ, बोलो हाँ या ना। समर, Yes, sir. अवनी, रचित, जयशिका, दुर्गा, देव, निशिल, यस पूजन, सर। हाँ सर। क्लियर हो गया ना यस। जयशिका? अगर सबको आ गया ना अच्छे से, तो अब मेरे को सबको चैट बॉक्स में लिख करके दो, और टू क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तुम लोग ना अपने आंसर में खाली ऐसे करके ना नंबर यहाँ लिख दो, ऐसे करके बॉक्स में रो छोड़ दो। सबको बताओ फॉर टू। ओके, सबको दो आंसर।
ओके सही है। ओके, बाकी लोग भी तो जब सबको समझ में आए सबको दो। अ, देखो एक वहाँ पे जेसिका दोनों ऊपर नीचे कॉमन अल्फा कॉमन वेरिएबल नहीं हो सकता है। ओके, ओके, बाकी लोग भी तो वहाँ से सबको ही। यश्वी का आंसर नहीं आया। ओके, देख सकते हो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें ना तो रो व्हाट इज लेंथ हियर। ओके, सही है। देखो, अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे अगर हम देखें पेज 2 तो इसके लिए लेंथ क्या यहाँ पे बी है ना। रो लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ बी है। और एरिया क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये सी है और ये ए है, तो भाई ए सी हो जाएगा। और थर्ड के लिए अगर हम बात करें तो थर्ड के लिए अगर ये देखा जाए तो लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे ए है बाय, तो थर्ड के लिए है ना, लेंथ यहाँ पे क्या है ए है और एरिया क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। सही है, सबका आ रहा सही, सही है, सब परफेक्ट है, वेरी गुड। अभी सही है। इसका भी कश्यप का भी सही था और जेसिका का भी सही है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना एक चीज, अ, जो हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कहाँ से एंटर कर रहा है और कहाँ से लीव कर रहा है। क्योंकि करंट कहाँ से एंटर और कहाँ से लीव करेगा ना, ठीक है, ये डिसाइड करता है लेंथ और एरिया। एरिया कौन सा एरिया होता है यहाँ पे, वो ये एरिया वो एरिया होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। ठीक है, याद रखना, विच एरिया इज एरिया परपेंडिकुलर टू, हम कौन से एरिया की बात करते हैं यहाँ पे, एरिया परपेंडिकुलर टू उस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। हम कौन से लेंथ की बात करते हैं, लेंथ अलोंग करंट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो जो लिखे ना पॉइंट उसको हम लोग उसको अच्छे से देख जाना। अब सुनना ध्यान से, अभी ना मैं आगे के टॉपिक को टच करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे से सवाल बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, और हमारे स्कूल एग्जाम में जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना, देखो इस पे से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गारंटीड एकदम। और सबको सबके पास आई थिंक सबके पास पेन और नोटबुक तो होगी होगी। तो ध्यान से सुना, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं एक चीज और करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज देखना, एक आता है टर्म मोबिलिटी। मोबिलिटी की अगर बात की जाए ना, तो जैसे देखो हमने अभी क्या देखा, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ बाय ई बाय एम। ठीक है, माइनस साइन का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट वी डी बाय ई इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। ठीक है, ये जो टर्म है ना पूरा का पूरा, ये पूरा कांस्टेंट देखा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ये पूरा कांस्टेंट है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। और क्यों नाम दिया गया समझो इस चीज को। मान लो मैंने लिखा वी डी इक्वल्स टू वी डी बाई ई इज अ कांस्टेंट इक्वल्स टू म्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कि
जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? हम दिख रहा है यहाँ पे मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाउ एंड टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बाकी तो इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो पूरी यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट ही रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो VD/E इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे अगर मान लो म्यू कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि म्यू को कैसे डिफाइन किया गया, मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। देखो इफ E इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू VD, ठीक है। समझना भी चीज को। मान लो कि हमने ऐसा किया कि हमारे पास दो पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हमने यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अप्लाई की, हमने यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अप्लाई की, दोनों भागना चालू करते, ठीक है। एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, ठीक है। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमको स्पीड से मतलब है, ठीक है। या हमको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मतलब है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तेज भागेगा, ठीक है, और प्रोटॉन बहुत स्लो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूव करता है अगर हमने उसको अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। मोबाइल फोन्स क्यों हम यूज कर बोलते हैं मोबाइल, क्योंकि उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे जिस चीज को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं हम कहते हैं कि वो ज्यादा मोबाइल है, ठीक है ना। मतलब इजिली मूव कर सकते हैं, मोबाइल मतलब विच कैन मूव इजिली। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा स्पीड आती है, वो ज्यादा भाग सकते हैं, आसानी से भाग सकते हैं, ज्यादा भाग सकते हैं। तो इसलिए हमने मोबिलिटी वर्ड बना के रखा कि दो पार्टिकल को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करो, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड कर दो 1, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसको वो कैसा होगा, ज्यादा मोबाइल होगा। तो देखो यहाँ से VD/E इक्वल्स टू 1, तो हमने ऐसा बोला। डेफिनेशन क्या बनाई हमने मोबिलिटी की, ऐसे देखो मोबिलिटी is equal to drift velocity of charged particle when unit E vector is applied on it, ठीक है। ऐसा समझ आ गया सबको। और इसका ये एक्सप्रेशन हो गया मोबिलिटी का, ठीक है। पूछ ले कि टेम्परेचर के साथ जो मोबिलिटी होती है वो घटती है कि बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे जो मोबिलिटी जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो टाउ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, मोबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। ये भी नोट कर जाना, हाउ डज मोबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर होगी बात इतनी सारी। अब हमने क्या क्या सीखा देखो एक बार, लिखना बाकी है। जल्दी लिखो। हमने 4 चीजें सीखी है मेन, ठीक है। देखो वो जो डेफिनेशन थी ना रेजिस्टिविटी, वो सब ऐसी ही थी, ठीक है। लेकिन मेन जो हमारे जो सवाल आएंगे ना, जो 4 फॉर्मूले हैं, वो कैसे उसको यूज करके तुम क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
हो गया लिखा हुआ समर्थ? सर नहीं बाकी है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। अब देखो हमने क्या क्या सीखा था। पहला सीखा हमने फॉर्मूला वी डी इक्वल्स टू ई टाउ ई बाय एम। दूसरा हमने सीखा आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तीसरा हमने सीखा रो इक्वल्स टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। और चौथा हमने सीखा अभी कि बी डी बाई ई क्या हो जाता है, म्यू इफ टी इज कांस्टेंट। ठीक है, और म्यू यहाँ पे क्या था, म्यू था ई टाउ बाय एम। ठीक है, अभी देखो ठीक है, वी डी बाई क्या रहेगा, म्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये वी डी बाई ई कांस्टेंट रहेगा अगर म्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और म्यू कांस्टेंट कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब देखो ये जो चार चीजें मैंने लिखी है ना, ठीक है, ये जो जिस कैटेगरी के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, पहले ये चार फॉर्मूले एकदम लिख लेने। ठीक है, इसको रट्टा मार जाना एकदम। ठीक है, डेरिवेशंस तो आना ही चाहिए लेकिन ये फॉर्मूले को एकदम रट्टा मार जाना है। क्लियर? अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन है कि जब मैं क्या कहते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, जो पी वाई क्यूज होंगे। बोला गया दो वायर है, टू कंडक्टिव वायर्स ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट। बोला गया दो वायर है, एक है वायर एक्स और एक है वायर वाई। ठीक है, ऑफ सेम डायमीटर, डायमीटर सेम है बट डिफरेंट मटेरियल्स। सेम डायमीटर, डिफरेंट मटेरियल। इफ आर जॉइन इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन कर दिया गया दोनों को। ठीक है, आर जॉइन इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स, यहाँ जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की ट्वाइस दैट इन वाई। मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई में अगर एन है तो एक्स पे कितनी है, 2n। मतलब एक्स जो है वहां पे नंबर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एक्स इज अ बेटर कंडक्टर। ठीक है, जिसकी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इन द टू। बोला गया है इसमें ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, v डी एक्स, और इसमें ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो क्या होगा, v डी वाई। ठीक है, इन दो कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट स्पीड की क्या होगा। ठीक है, तो देखो ड्रिफ्ट स्पीड की बात आती है तो हमारे पास फॉर्मूला देखो यहाँ पे कहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। हम अगर और तो और यहाँ पर भी आ रहा है। अब बात आती है कि पहले में और चौथे में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है। देखो मैं ये ना क्वेश्चन देखो इस टाइप के बोर्ड में काफी आ चुके हुए। थॉट प्रोसेस यहाँ पे डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें सोचने का ढंग आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये चीज है पहले। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या चीज ऐसी है जो दोनों कंडक्टर में सेम होगी, बता सकते हो?
सीरीज में अगर है तो याद करो क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर सीरीज में कोई चीज होती है तो उसमें करंट सेम फ्लो करती है ना। करंट कैसी, दोनों में सेम फ्लो करेगी। दोनों में क्या चीज सेम होगी, आंसर है दोनों में करंट सेम होगा। तो पहले की अगर हम बात करें ना करंट, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आई इन एक्स हो जाएगा 2n ई, एरिया तो सेम होना ही होना है क्योंकि यहाँ डायमीटर सेम है, इनटू ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी वी डी एक्स, और यहाँ पे अगर करंट देखी जाए आई वाई, ये क्या हो जाएगा एन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, ई एरिया यहाँ पे ए है, ए इंटू यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है डी वाई है। ठीक है, अब आई एक्स इक्वल टू आई वाई होगा, तो अगर हमने दोनों को इक्वेट कर दिया तो 2n ई ए वी डी एक्स इक्वल टू एन ई ए वी डी वाई। यहाँ से ये n कर गया, ये ए गया, ई गया, ई गया। दिस इम्प्लाइज दैट हमको निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वी डी एक्स बाय वी डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 का हो जाएगा ड्रिफ्ट की। आई कि नहीं ये बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, इसको फटाफट सबको नोट कर दो। पता है ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इस तरह के सवालों को डील करने का एक ही तरीका है, जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं बाजू में उसको ऑर्डर में याद कर जाना है। कभी भी कोई भी सवाल अगर आता है ड्रिफ्ट स्पीड का, चारों फॉर्मूले को साइड में लिखो अपनी आंसर शीट पे, और उसमें से देखो तुम्हें कौन सा यूज पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अब एक सवाल और जो अच्छा सवाल आ चुका हुआ 2012 में आपका, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को, ताकि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ तो फिर मेरे को फॉर्मूले देखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये भी हमारे बोर्ड में आ चुका हुआ 2012 में। बोला गया कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है उसकी लेंथ जो है ना वो एल है, इट इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल वी। ठीक है, डीसी सोर्स है पोटेंशियल वी का। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, कंडक्टर की लेंथ को क्या किया गया, यहाँ पे कंडक्टर था ऐसा, ठीक है, अब इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया। अब सीधी सी बात है, अगर हमको पता है कि अगर लेंथ को ट्रिपल कर दोगे तो एरिया क्या होगा 3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर हमने किसी चीज की लेंथ को ट्रिपल कर देंगे तो एरिया 3 टाइम्स कम हो जाएगा। लॉजिक देख लो पहले क्या है इसका, याद रखना V इक्वल्स टू एल ए। ठीक है, अभी कंडक्टर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा V डैश, मान लो अगर एरिया हमने 3a कर दिया तो लेंथ हो जाएगा एल डैश, वॉल्यूम तो V इक्वल टू V डैश होगा, V इक्वल टू V डैश अगर होगा तो एल ए इक्वल्स टू एल डैश इंटू 3a, तो एल डैश क्या हो जाएगा a बाय एल बाय
सॉरी एल डैश हो जाएगा कितना, एल डैश हमारा हो रहा है, अगर लेंथ को हमने ट्रिपल कर दिया, लेंथ को हमने अगर ट्रिपल कर दिया 3l, एरिया मान लो ए डैश हो जाएगा, तो v इक्वल टू वी डैश होगा, एल इक्वल टू 3l ए डैश, एल एल मर गया, ए डैश कितना हो जाएगा ए बाय, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/3। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने जानबूझ के पता यहाँ पे एरिया को थोड़ा मोटा बना दिया और यहाँ पे मैंने पतला बना दिया, ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी 3l, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा ए बाय, बोला गया है क्वेश्चन क्या था, लेंथ इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग। तो ये चीज पता है बहुत जगह ये सवाल आता है, तो दिमाग में ना अभी से बैठा लो कि लेंथ को अगर हमने जितने टाइम भी हम लेंथ को खींच करके बढ़ाते हैं उतने टाइम से एरिया क्या होता है कम हो जाता है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और बोला कंडक्टर जिसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया ट्रिपल कर दिया और वोल्टेज भी है, यहाँ भी वोल्टेज भी है, इज ट्रिपल बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट कीपिंग v कांस्टेंट, हाउ विल द ड्रिफ्ट स्पीड चेंज, ठीक है। तो इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड फाइंड चेंज इन ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। यहाँ पे मान लो ड्रिफ्ट स्पीड है, मान लो एक बात vd है, ठीक है, यहाँ पर बताना है कि ड्रिफ्ट स्पीड अब क्या हो, तो ड्रिफ्ट स्पीड का हमारे पास अगर फॉर्मूला देखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला देखो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ये देखो तो करंट, करंट का यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो हमारे पास ऑप्शंस में अगर देखा जाए ना तो ड्रिफ्ट स्पीड के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा बैठेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम देखें, देखो ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट से नहीं कर सकते, हम सेकंड से, कोई भी फॉर्मूले से हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन देखना कि किसमें इजी बैठता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा V बाय एल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा देखो वायर में V/3 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है ना, कोई दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अगर हम यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस करें तो देखो यहाँ पे ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, टाउ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यहाँ अगर लेंथ बदली उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ना पहले केस में डी डी क्या हो जाएगा VD1 फर्स्ट केस में ये हो जाएगा म्यू, म्यू में कोई फर्क नहीं आया, म्यू इंटू वी क्या हो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा V/L, और सेकेंड केस में अगर देखा जाए तो VD2 क्या हो जाएगा, म्यू तो सेम रहेगा V/3L, तो VD1/VD2, ठीक है, डिवाइड करेंगे अगर तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है, ये रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 का रेशियो हो जाएगा। समझ आई कि नहीं, एक बार बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट इसमें, तो इसको तुम लोग अच्छे से नोट कर जाना, ठीक है, और ये फॉर्मूला रख साइड में रख लेना इसको, कल ना हम लोग इसकी कुछ
कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे ये फॉर्मूलाज हमारे इन्वॉल्व होंगे, तो प्रैक्टिस करते करते दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। जो पढ़ाया है ना मैंने आज पूरा का पूरा और पिछली क्लास में, उसकी समरी ये है, ठीक है, जो काम के है, ठीक है ना। बाकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ये सब तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए काफी इतना, ठीक है। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।